Hello dear children, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. This is Jitin sir and I am teaching you guys physics. Right now we are dealing with the chapter work, energy and power. So इस वर्क एनर्जी एंड पावर में वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, पावर हो गया, कॉलिजन्स हो गया, उसमें हेड ऑन कॉलिजन के बारे में सीखा, ऑब्लिक कॉलिजन के बारे में सीखा, उसके अंदर इलास्टिक इनइलास्टिक सब चीज़ें सीख ली हम लोग ने. उसके बाद इवन हम लोग ने ये भी सीखा कि टॉर्क क्या होता है और टॉर्क से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग ने सीख लिए अब तक. आगे हम बढ़ते हैं. इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं मेजरली अबाउट सेंटर ऑफ मास. सो कोई भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या होता है और उसके बारे में फर्दर डिटेल्स, कोई भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जा सकता है, कोई भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जा सकता है, ये चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं. मेनली सेंटर ऑफ मास बेसिकली क्या होता है? सेंटर ऑफ मास. ओके, तोड़ के देखेंगे तो ये हमें समझ में आ जाएगा कि इट इज द सेंटर ऑफ मास. मतलब अभी मान लीजिए हमारे पास एक पर्टिकुलर बॉडी है, एक ब्लॉक है मान लीजिए. ओके, एक ब्लॉक है. जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूँ कि ये ब्लॉक का डिस्टेंस मैं दूसरे ब्लॉक से कितना है ये पता करना चाहता हूँ. जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं मार्क करना चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक का डिस्टेंस दूसरे ब्लॉक से कितना है. सो प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने ये एंड से लेकर ये एंड तक का डिस्टेंस लिया तो मुझे एक छोटा सा एक वैल्यू मिलेगा, बट दैट वैल्यू इज अ वैलिड वैल्यू. एट द सेम टाइम मैं ये एंड से ये एंड तक का डिस्टेंस लिया तो मुझे बड़ा सा एक वैल्यू मिलेगा डिस्टेंस का. अब किसी ने अगर पूछा कि कौन सा करेक्ट है, यार फ्रैंकली स्पीकिंग दोनों भी तो करेक्ट ही है. ब्लॉक से लेकर ये डिस्टेंस को भी ब्लॉक टू ब्लॉक का डिस्टेंस बोल सकता हूँ, ये दोनों डिस्टेंस को भी ब्लॉक टू ब्लॉक का डिस्टेंस बोल सकता हूँ, क्योंकि ब्लॉक जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं है बल्कि पूरी तरह से फैल गया है वो ब्लॉक. यहाँ पर भी जो ब्लॉक है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं बट पूरी तरह से फैला हुआ है. तो ये एक प्रॉब्लम की वजह से पता है हमें सिर्फ सिंपल, ये सवाल तो बहुत ही सिंपल था ना कि कितना डिस्टेंस है इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में. इतने सिंपल से सवाल के लिए भी हमारे पास n नंबर ऑफ आंसर्स आ रहे हैं. सो वी आर हैविंग सो मेनी डिफरेंट पॉसिबल आंसर्स जस्ट फॉर अ वेरी सिंपल क्वेश्चन which was supposed to have only one answer. सो इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, इन जनरल फिजिक्स में बॉडी को बॉडी जैसे कंसिडर नहीं करते हैं, बॉडी को बल्कि हम लोग एक पॉइंट जैसे कंसिडर करते हैं. जस्ट इमेजिन करो ये ब्लॉक है ना, ब्लॉक नहीं होता बल्कि सिर्फ पॉइंट होते. मतलब ये ब्लॉक सिर्फ एक पॉइंट होता, ये ब्लॉक भी सिर्फ एक पॉइंट होता. उसके बाद किसी ने अगर पूछा होता कि हाउ मच इज द फोर्स या फिर हाउ मच इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, तब मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब होता. ये दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जितना भी रहेगा वो एक ही जवाब रहता. मेरे पास मल्टीपल जवाब नहीं रहते थे. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. सो ये कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स में इन जनरल बॉडी को बॉडी नहीं कंसिडर करते, बॉडी के पूरे साइज को, पूरे शेप को इग्नोर कर देते हैं, बॉडीज को जनरली पॉइंट्स की तरह कंसिडर करते हैं. यस माय डियर चिल्ड्रन, द होल सिस्टम, the whole body or maybe the whole system, we generally assume the whole system to be a single small point. This is a consideration which we generally take in physics. But यहाँ पर प्रॉब्लम पता है क्या होता है? यहाँ पर अभी किसी ने पूछा कि हाँ यार मैंने मान लीजिए चलो पॉइंट में तो कंसिडर कर लिया. अब ये बॉडी का जो मास है, ये बॉडी का मास अगर 10 kg है, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे पूरे ब्लॉक का मास अगर 10 kg है, हम लोग को पता है कि ये जो 10 kg है, ये 10 kg इसके अंदर हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है. मतलब हर एक छोटे छोटे दाने के अंदर भी वो 10 kg का एक छोटा सा अंश पड़ा हुआ रहता है, मतलब एक छोटा सा पीस पड़ा हुआ रहता है. सो टोटल 10 kg मास है ना, हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. जब हम लोग उसके शेप को इग्नोर करते हैं, बेसिकली हम उसके मास को भी इग्नोर कर रहे हैं, राइट. लेकिन अगर मास को मैंने इग्नोर कर दिया तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा. फोर्स फाइंड करने में प्रॉब्लम हो जाएगा, एक्सेलरेशन फाइंड करने में प्रॉब्लम हो जाएगा, वेलोसिटी फाइंड करने में प्रॉब्लम हो जाएगा, एनर्जी फाइंड करने में प्रॉब्लम हो जाएगा. सो ये सारे के सारे वैल्यूज जो मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ, ये सारे के सारे वैल्यूज में प्रॉब्लम हो जाएगा अगर मेरा मास जो है मैच नहीं करेगा. तो इसी वजह से हम लोग अगर अज्यूम करते हैं कि हाँ भाई शेप वगैरह सब इग्नोर करके हम एक छोटे से पॉइंट को, मतलब इफ यू आर कंसिडरिंग दैट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द होल बॉडी, देन वी आर गोइंग टू अज्यूम दैट the whole mass of this body is going to be concentrated on this particular single point. This is purely an assumption. So that means ये एक ऐसा पॉइंट रहेगा जहां पर मैं अज्यूम करने वाला हूं कि भाई पूरे बॉडी का मास उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस्ड रहेगा. समझ में आ रही है आपको? दैट मीन्स ये जो पॉइंट रहेगा वो यहाँ पर कहीं ना कहीं पे मैं अज्यूम करूंगा, आई विल अज्यूम कि भाई सारा का सारा मास है ना उसके अंदर ही ठूस के बैठा हुआ है. यहाँ पर भी एक पॉइंट अज्यूम करूंगा, सारा का सारा मास ना उसके अंदर ही ठूस के बैठा हुआ है. दैट मीन्स 10 kg जो है ना वो इस पॉइंट का मास क्या होगा, 10 kg हो जाएगा. ओके, सो ओवर हियर व्हेन आई एम सेइंग दैट सारा का सारा मास ठूस के भरा हुआ है, दैट मीन्स मेरा काम पूरा हो गया. बस वंस इफ दिस पॉइंट कैन हैव द होल मास ऑफ द बॉडी, देन इसका मतलब बहुत ही सिंपल होता है कि भाई
ये जो बॉडी है, ये जो पॉइंट है पूरे बॉडी को रिप्रेजेंट कर सकता है, फिर कोई टेंशन नहीं है, हमारा पूरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। मतलब वो डिस्टेंस फाइंड करने का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बिकॉज हम लोग शेप को इग्नोर कर रहे हैं एंड मास को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स हमारे बाकी सारे वैल्यूज जो है ना वो वैलिड रहेंगे। तो इसी वजह से this is a point which will have the same mass of the body of the system but will not have the shape of the system. That particular point is called as center of mass. उसको बोलते हैं center of mass. It is a point on the center of the body. अब center अगर मैं बोलूँगा, ऐसे मत सोचना कि geometrical center रहेगा. No, it's not the geometrical center. ये एक ऐसा सेंटर होना चाहिए जिसमें से, सी सेंटर का मतलब क्या होता है, सेंटर मतलब उसके लेफ्ट हैंड साइड में जितना उतना ही राइट हैंड साइड में, ऊपर जितना उतना ही नीचे। ज्योमेट्रिकल सेंटर का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्री के हिसाब से, मतलब एरिया या फिर वॉल्यूम के हिसाब से वो सेंटर में है। इसका मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि ब्लॉक का ज्योमेट्रिकल सेंटर एकदम बीच में है, उसका मतलब वो पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी एरिया रहेगा, राइट हैंड साइड में उतना एरिया रहेगा, ऊपर जितना भी एरिया रहेगा, नीचे उतना ही एरिया रहेगा, आगे जितना भी एरिया रहेगा, पीछे भी उतना ही एरिया रहेगा। सो ऐसे चीज़ों को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल सेंटर। लेकिन यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का मतलब वो पॉइंट जहां पर भी मैं अज्यूम करूंगा कि वो पॉइंट वहां पर है, वो पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी मास होगा उतना ही मास राइट हैंड साइड में होना चाहिए, ऊपर जितना भी मास होगा उतना ही मास नीचे होना चाहिए, आगे जितना भी मास होगा उतना ही मास पीछे होना चाहिए। मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट को, अगर मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट के दम पे, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द बॉडी, अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इसके बीच में सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास इसके बीच में हो सकता है प्रोवाइडेड मैं उसको एक उंगली पर, उस एक पॉइंट को पकड़कर एक उंगली पर इस पूरे बॉडी को अगर बैलेंस कर सकता हूँ, देन आई कैन कॉल दैट पर्टिकुलर पॉइंट एज सेंटर ऑफ मास। सो सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी सिस्टम और एनी बॉडी इज अ पॉइंट where we assume that mass of the whole system is to be concentrated on that particular point. That is point number 1. Point number 2, that particular point must be the center for the whole mass. That means on the left hand side, how much ever mass the system is having on the left hand side of that particular point, that same amount of mass should the system have on the right hand side of that particular point. Similarly, ऊपर भी जितना मास है नीचे भी उतना ही मास होना चाहिए। कंपल्सरी नहीं है कि भाई वो ज्योमेट्रिकल सेंटर हो, ज्योमेट्रिकल सेंटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। मास का सेंटर हो सकता है, दैट इज डेफिनेटली फॉर श्योर। दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास। सो ये पूरा का पूरा वीडियो जो है दैट इज प्योरली गोइंग टू डील विद सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ पर हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि भाई सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है आपने जान लिया, सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है ये भी आपने जान लिया। अब सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कैसे फाइंड करना ये भी आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न कि भाई सेंटर ऑफ मास के लोकेशन को कैसे फाइंड करना है। कॉन्सेप्चुअली तो सीख लिया भाई, अब लोकेशन फाइंड करना भी सीखना चाहिए, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। नाउ लेट मी अज्यूम कि ये एक सिस्टम है, जस्ट रैंडमली एक सिस्टम, मतलब रैंडम शेप सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे मासेस है। देयर आर n नंबर ऑफ मासेस। अब ये n नंबर ऑफ मासेस का एक बैलेंसिंग पॉइंट होगा, सी मतलब सिंपल सा फंडा, एक बैलेंसिंग पॉइंट होना चाहिए। बैलेंसिंग पॉइंट मतलब उसके लेफ्ट में जितना मास राइट में भी उतना ही मास होना चाहिए, है कि नहीं। सो एक बैलेंसिंग पॉइंट होना चाहिए जिसको हम लोग सेंटर ऑफ मास डिक्लेयर कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं, है कि नहीं। सो यहाँ पर मान लीजिए ये अपना सेंटर ऑफ मास है, ये जो बीच में मैंने जो भी पॉइंट बनाया ना इसको हम लोग सेंटर ऑफ मास बुलाएंगे। सवाल ये है कि उसका लोकेशन क्या है। आप तो जानते हो कि किसी भी चीज़ का लोकेशन अगर आपको पता करना चाहिए तो सबसे पहली बात आपके पास एक ओरिजिन होना चाहिए जिसके रेस्पेक्ट में वो लोकेशन बोलूंगा, है कि नहीं। अब मेरा लोकेशन क्या है, मैं बोल सकता हूँ कि भाई मैं ये दीवार से 2 मीटर की दूरी पर हूँ। अगर ये दीवार से कंपेयर करेंगे तो ये दीवार से कंपेयर करूंगा तो प्रॉब्लम मैं शायद 3 मीटर की दूरी पर हूँ। सो व्हाट इज माई लोकेशन, मेरा लोकेशन 2 मीटर, इट इज करेक्ट। मेरा लोकेशन 3 मीटर, इट इज करेक्ट। दैट डिपेंड्स कि भाई मैं किसके हिसाब से उसको कंपेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात वी नीड टू हैव एन ओरिजिन। तो मान लीजिए दिस पॉइंट इज आवर ओरिजिन, ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है। इस ओरिजिन के हिसाब से लेट मी कॉल दिस पर्टिकुलर मास एज m1। लेट मी से दैट उसका क्या बोलते हैं उसको लोकेशन जो है दैट इज x1 y1 एंड z1। क्योंकि आप तो जानते हो कि कोई भी पॉइंट का लोकेशन उसके x y एंड z कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मान लीजिए ये मास m2 है, उसका कोऑर्डिनेट होगा x2 y2 एंड z2। सिमिलरली x3 x4 x5 ऐसे ऐसे चलता रहेगा। ये भी nth मास रहेगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा xn
yn एंड zn। इन सबका कॉम्बिनेशन मान लीजिए, चलो यहाँ पर ये अपना सेंटर ऑफ मास रहेगा, तो सेंटर ऑफ मास का मास कितना होता है, पूरे सिस्टम का मास जितना भी होता है उतना ही तो होता है सेंटर ऑफ मास का मास। आप तो जानते हो, वी आर अज्यूमिंग दैट द होल मास इज गोइंग टू बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन बट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, वी आर अज्यूमिंग दिस फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन, डू रिमेंबर दिस। ओके, ये रहा टोटल मास जिसका लोकेशन रहेगा x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, इसको मैं xcm करके डिनोट करूंगा। y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ycm करके डिनोट करूंगा। z कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास zcm करके डिनोट करूंगा मैं। अब हमें पता करना है, अगर उन्होंने क्वेश्चन में दिया है m1 x1 y1 z1 सिमिलरली हर एक कंपोनेंट्स का मास और xyz कोऑर्डिनेट्स, तो हम सेंटर ऑफ मास का मास कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल, मास ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज बेसिकली द समेशन ऑफ ऑल मासेस, दैट इज सिंपली m1 प्लस m2 till mn। इन शॉर्ट मैंने क्या बोल दिया, समेशन ऑफ ऑल द मासेस I starts from 1 to n। ये होगा मास ऑफ द सेंटर ऑफ मास, टोटल मास। अब दूसरा सवाल क्या पूछ सकते हैं, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास? लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये सारी चीजें हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? बहुत ही सिंपल है, सिंपल सा फंडा है। सी चलो पहले x कोऑर्डिनेट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अगर मुझे x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है किसका, सेंटर ऑफ मास का, तो पहले उसको मैं टोटल मास ऑफ द सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का मास, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन विल बी इक्वल टू m1 x1। सो mx विल बी इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डॉट 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 mn xn। सो इन शॉर्ट मैंने यहाँ पर क्या प्रूव किया, xcm विल बी इक्वल टू, ये क्या है भाई, इट इज summation of mi xi, where i पहले क्या था, 1 था, फिर 2 था, फिर कहाँ तक गया n। सो i का वैल्यू 1 से स्टार्ट हुआ, नीचे लिखना कहाँ तक गया, n तक गया, ऊपर लिखना। दिस इज कॉल्ड एज, मतलब ऊपर वाले सेम चीज को नीचे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द सिंबल ऑफ समेशन, उसको बोलते हैं समेशन, समेशन बोलते हैं उसको। ओके, SUMMATION। एनीवे, ये जो मास है इसको भी नीचे लेके आएंगे, ये अपॉन टोटल मास, ये तुम्हारा एक्सप्रेशन रहेगा फॉर x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। बात खत्म। सो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, m1 x1 प्लस m2 x2 सो एंड सो अपॉन टोटल मास। सिमिलरली मैं बोलूंगा y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, this symbol stands for similarly 3 straight lines, then RLY। Similarly y coordinate of center of mass will be equal to same formula, summation of I is equal to 1 to n mi yi upon total mass, and z coordinate of center of mass will be equal to summation of I is equal to 1 to n mi zi upon total mass। So एक बार हम लोग को x कोऑर्डिनेट मिला, y कोऑर्डिनेट मिला, z कोऑर्डिनेट मिला, बात खत्म ना मेरे दोस्त, पूरा लोकेशन ही तो मिल गया ना। सो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कैसे फाइंड करते हैं, x कोऑर्डिनेट को अलग फाइंड कर सकते हैं, y कोऑर्डिनेट को अलग फाइंड कर सकते हैं, एंड z कोऑर्डिनेट को भी अलग फाइंड कर सकते हैं। दिस इज मेथड नंबर 1। एक मेथड है ये फाइंड करने का। दूसरा मेथड है, पहले काम कीजिए आप, ये मेथड को नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, हाउ सेंटर ऑफ मास, हाउ टू फाइंड द लोकेशन, हेडिंग लिखना है यहाँ पर, हाउ टू फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट्स योर हेडिंग, प्लीज नोट इट डाउन। आई बिलीव आप लोगों ने लिख लिया। सो बेसिकली जैसे मैंने बताया आपको, लोकेशन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अब एक और तरीका है सेंटर ऑफ मास के लोकेशन को फाइंड करने का। अभी जैसे कि आप देख रहे हो, ये m1 का कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 एंड z1। तो ओरिजिन से लेकर ये मास m1 तक अगर मैंने एक वेक्टर बनाया, दैट वेक्टर विल बी कॉल्ड एज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फर्स्ट मास, इसको बोलते हैं r1 बार। किसी ने पूछा कि भाई r1 बार का एक्सप्रेशन क्या है, दैट विल बी नथिंग बट x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो यहाँ पर जब मैं R1 बोल रहा हूँ, मैं एक्चुअली x, y और z तीनों को एक साथ कंसिडर कर रहा हूँ। आइडिया m2 के लिए सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक एक ये बनाओ, क्या बोलते हो उसको, पोजीशन वेक्टर बनाओ, उसको बुलाओ R2 बार। ओके, सिमिलरली mn के लिए यहाँ से यहाँ तक एक पोजीशन वेक्टर बनाओ, उसको बुलाओ Rn बार। एंड सेंटर ऑफ मास के लिए यहाँ से यहाँ तक एक पोजीशन वेक्टर बनाओ, उसको बुलाओ RCn बार। एंड किसी ने अगर पूछा, मतलब R1 की जगह पे अगर R2 का एक्सप्रेशन निकालना है, सेम स्टोरी, इट इज x2 i कैप y2 j कैप प्लस z2 k कैप।
सिमिलरली आर एन बार के लिए होगा एक्स एन आई कैप प्लस वाई एन जे कैप प्लस जेड एन के कैप। ये हो गया R1, R2, R3, R4 सबके लिए। फिर सवाल ये है कि भाई RCM कैसे फाइंड करेंगे? माय डियर चिल्ड्रन, जो मैंने आपको फॉर्मूला XCM के लिए दिया, आपने ऑब्जर्व किया होगा वही फॉर्मूला YCM के लिए यूज़ होता है, बस X को Y से रिप्लेस करना। वही फॉर्मूला ZCM के लिए भी यूज़ होता है, वही फॉर्मूला, उसमें सिर्फ आपको क्या करना है, Z मतलब Z को इंट्रोड्यूस करना है इंस्टेड ऑफ X एंड Y। सिमिलरली RCM अगर फाइंड करना होगा तो सेम टू सेम फॉर्मूला। वो फॉर्मूले का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बस वही चीज़ हर जगह रिपीट करना है आपको, वही चीज़ हर जगह रिपीट करना है, सेम टू सेम फॉर्मूला यूज कीजिए, दैट इज समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n mi ri, दैट्स द ओनली डिफरेंस अपॉन टोटल मास। ये हो गया आपका लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझ में आ रही है आपको? ओके, तो दिस इज हाउ वी लोकेट सेंटर ऑफ मास। अब ये सेंटर ऑफ मास को चलो मैंने लोकेट कर दिया, ओके। अब आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा सेंटर ऑफ मास का लोकेशन बेसिकली डिपेंड्स ऑन लोकेशन ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट मास। दैट मींस पूरे सिस्टम पे अगर थाउजेंड्स ऑफ पॉइंट मासेस है, उसमें से कोई भी एक पॉइंट मास भी अपने जगह से हिला तो सेंटर ऑफ मास भी अपने जगह से हिल जाएगा। दैट मींस कोई भी एटलीस्ट अगर एक बॉडी भी मूव हो रही है विद सम वेलोसिटी, देन सेंटर ऑफ मास को भी अपना एक वेलोसिटी होगा, सेंटर ऑफ मास भी मूव होगी उसके साथ साथ रेस्पेक्टिव डायरेक्शन पे विद सम वेलोसिटी। That means what I'm trying to say, if the bodies are moving with some velocities, then the center of mass will also have its own velocity. किसी ने अगर पूछा how can we find the velocity of center of mass, it's very simple. So velocity of center of mass, how to find velocity of center of mass, VCM, that is nothing but differentiation of RCM। मतलब पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को टाइम के हिसाब से डिफरेंशिएट कर दो, बात खत्म। समझे आप? अब देखो यहाँ पर, so it's like इसको डिफरेंशिएट करना, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो बेसिकली क्या होता है, समेशन ऑफ मास इनटू, ये डिफरेंशिएशन अंदर की तरफ घुस जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ RI बार अपॉन टोटल मास, दैट इज VCM। दैट मीन्स आपको VCM का एक्सप्रेशन क्या मिल जाएगा, फाइनली VCM का एक्सप्रेशन मिल जाएगा आपको समेशन फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 to n mi, ये द डिफरेंशिएशन ऑफ पोजिशन ऑफ ईच इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स, ये पार्टिकल का पोजीशन का डिफरेंशिएशन, पार्टिकल के पोजीशन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा पार्टिकल का वेलोसिटी। सो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सिर्फ पार्टिकल का वेलोसिटी। सो घूम फिर के मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ यार, तो सेम स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला यूज करना अगर आपको वेलोसिटी भी फाइंड करना होगा। इसका मतलब यही वेलोसिटी को अगर वापस आपने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो एक्सेलरेशन अगर आपको फाइंड करना है, ACM विल बी इक्वल टू, वापस सेम फॉर्मूला, समेशन फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 to n mi ai upon total mass. This will be the expression for the acceleration of center of mass. I believe I am very much clear. So my dear children, please pause the video and make a note of it. I believe my children आपका लिख के हो गया होगा। सो माय डियर चिल्ड्रन, हम लोग ने यहाँ पर अभी जो पार्टिकल्स कंसिडर किया, वहाँ पर आपने देखा होगा हर एक मास, जो पार्टिकल मास है, वो मास कहाँ पर है, कैसा है, डिस्टिंक्टली हमें दिखाई देता है। सो ऐसे सिस्टम जहाँ पर मासेस को डिस्टिंक्टली हम लोग देख सकते हैं, वो सिस्टम को हम लोग बुला सकते थे डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। ओके, सो अब तक हम लोग ने जो भी किया वो एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर पार्टिकल्स को हम लोग अलग अलग देख सकते हैं, उसको बुलाते हैं डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। Okay, discrete particle system में what happens, whatever your system is, those system can help you to see all the particle distinctly, अलग अलग आप देख सकते हो, discretely देख सकते हो। लेकिन उसके अलावा ऐसा भी सिस्टम होता है आपके डे टू डे लाइफ में। फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल बोले तो आपका रूम, आपके रूम में क्या करना है, आपके रूम में हर एक मटेरियल को एक एक पॉइंट मास अज्यूम कीजिए। जैसे कि आपके रूम में ऐसा कोई मार्कर होगा, मार्कर इज 1 point, you yourself, your 1 point, okay, and आपका AC जो होगा वो 1 point होगा, यहाँ पर ये बोर्ड जो है ये 1 point है। सो अब तक अभी स्क्रीन में भी अगर आप देखेंगे क्या क्या कितने पॉइंट्स हैं, मार्कर 1 point है, बोर्ड 1 point है, मैं 1 point हूँ, मेरे क्लोथ्स 1 point है, मेरा माइक 1 point है। तो ऐसे डिफरेंट पॉइंट्स हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स कहाँ पर है, क्लियरली दिखाई देते हैं। ओके, ये रूम में उसके अलावा AC है, फैन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, डोर है, कबर्ड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो द पॉइंट इज एवरीथिंग इज क्लियरली विजिबल कि कौन सा चीज कहां पर है। तो उन सबके पोजीशंस क्लियरली विजिबल है, उन सभी को एक एक पॉइंट्स अगर अज्यूम करेंगे तो होल रूम बिकम्स अ डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। ओके, अब उसके अलावा
अगर आप एक एक पार्टिकल्स के अंदर घुस के देखने की कोशिश करोगे, फॉर एग्जांपल दिस मार्कर, आप इमेजिन कीजिए ये मार्कर को आपने एक सिस्टम जैसे अज्यूम किया, ये मार्कर के अंदर भी तो छोटे छोटे पॉइंट मासेस है कि नहीं, छोटे छोटे पॉइंट मासेस है इस मार्कर के अंदर, लेकिन क्या आप उन पॉइंट मासेस को अलग अलग देख सकते हो क्या? ना। सो इन दिस केस मार्कर एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर पॉइंट मासेस है, बट वो पॉइंट मासेस एक साथ इतने क्लोजली अरेंज्ड है कि वो पॉइंट मासेस के बीच में क्या डिफरेंस है दिखाई नहीं देता है, वो पॉइंट मासेस के लोकेशन समझ में नहीं आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा बॉडी भी, ये क्लोथ्स के अंदर भी इतने सारे पॉइंट मासेस अवेलेबल है, लेकिन वो पॉइंट मासेस कहाँ पर ये दिखता नहीं है। माई हैंड, मेरे हाथ में भी इतने सारे पॉइंट मासेस अवेलेबल है, लेकिन वो पॉइंट मासेस कहाँ पर ये दिखता नहीं है, मतलब ये इतने क्लोजली अरेंज्ड है। सो ऐसे सिस्टम जहां पर पार्टिकल्स एकदम क्लोजली अरेंज्ड होते हैं, वो सिस्टम को हम लोग बुलाते हैं कंटिन्यूअस पार्टिकल सिस्टम। इसको बुलाते हैं कंटिन्यूअस पार्टिकल सिस्टम। सो पार्टिकल्स जब कंटिन्यूअसली अरेंज्ड होते हैं उनको बुलाते हैं कंटिन्यूअस पार्टिकल सिस्टम। सो ऐसे केसेस में हम लोग, वो समेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन होता है। तो एडिशन ऐसे केसेस में पॉसिबल है ही नहीं, बिकॉज अगर आपके सामने एक सिस्टम है, ये रहा एक सिस्टम, ओके, ये रहा आपका x, y एंड z कोऑर्डिनेट्स, ये पूरा पार्टिकल से भरा हुआ है, लेकिन आपको दो पार्टिकल्स के बीच का डिफरेंस दिखाई नहीं देगा, इतने क्लोजली अरेंज्ड है वो लोग। सो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे? वी कैन नॉट डू एडिशंस। इंस्टेड ऑफ एडिशन, जहां पर एडिशन फेल होती है ना, वहां पर इंटीग्रेशन काम करता है। इसके पहले भी हम लोग ने ऐसे सिचुएशंस डील किए हैं। सो यहाँ पर भी आपको इंटीग्रेशन करना है। सो आपको बेसिकली क्या करना है? यू जस्ट हैव टू कंसिडर अ वेरी स्मॉल पार्टिकल, ओके। मान लीजिए उस पार्टिकल का मास है dm मास उसका मान लीजिए, ओके, उसका कोऑर्डिनेट x, y, z, ओके। तो ऐसे सिचुएशन पे फिर आपको क्या करना है? इसको इंटीग्रेट करना है। अब ध्यान से सुन लीजिए, पार्टिकल का मास, अब तक हम लोग ने यहाँ पर फॉर्मूला क्या देखा था? एक्सीएम वाज बेसिकली समेशन ऑफ पार्टिकल का मास मल्टीप्लाइड बाय पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल मास। टोटल मास भी बेसिकली क्या होता है? इट इज नथिंग बट समेशन ऑफ पार्टिकल का मास, है ना। अब यहाँ पर सेम फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है, ध्यान से सुनना है यहाँ पर, ओके, एकदम ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूँ। सो एक्सीएम आपको फाइंड करना है। इस बार आप जो एक्सीएम फाइंड करना है वो कंटीन्यूअस पार्टिकल सिस्टम के लिए फाइंड करने वाले हो, ओके। सो एक्सीएम विल बी इक्वल टू, समेशन यहाँ पर नहीं चलने वाला, समेशन की जगह पे क्या करना है आपको? इंटीग्रेशन। समेशन की जगह पे क्या लिखा आपने? इंटीग्रेशन। अब इधर पार्टिकल का मास है, पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट है, पार्टिकल का मास क्या है? dm है, पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट क्या है? x है। तो आप लिखो dm मल्टीप्लाइड बाय x या फिर x मल्टीप्लाइड बाय dm, इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। मैं लिखूंगा x मल्टीप्लाइड बाय dm अपॉन, यहाँ पर क्या है? सम ऑफ ऑल मास, सम वापस नहीं चलेगा, सम के जगह पे इंटीग्रेशन लिखूंगा, मास ऑफ पार्टिकल की जगह पे dm लिखूंगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इफ द सिस्टम इज अ कंटिन्यूअस पार्टिकल सिस्टम वेयर यू हैव टू इंटीग्रेट। करो z कोऑर्डिनेट के लिए। सो ycm विल बी इक्वल टू integration of ydm upon integration of dm, zcm will be equal to integration of zdm upon integration of dm। ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट, किसके लिए? कंटिन्यूअस पार्टिकल सिस्टम के लिए। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो माय डियर चिल्ड्रन, आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज मेक अ नोट ऑन दिस। आई बिलीव आप लोग ने ये लिख लिया है। सो माय डियर चिल्ड्रन, आज अभी के लेक्चर में हम लोग ने क्या सीखा? हम लोग ने सीखा फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ये सीखा, सेंटर ऑफ मास का बेसिक सीखा। उसके बाद हम लोग ने क्या सीखा? सेंटर ऑफ मास को कैसे लोकेट करते हैं ये सीखा, ओके। सेंटर ऑफ मास का मतलब सीखा, सेंटर ऑफ मास को कैसे लोकेट करते हैं ये सीखा। उसके बाद लोकेट करने के लिए भी पहले डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम में सेंटर ऑफ मास कैसे लोकेट करते हैं ये सीखा। फिर उसके बाद कंटिन्यूअस पार्टिकल सिस्टम में कैसे लोकेट करते हैं ये सीखा। डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम में समेशन यूज किया जाता है, कंटिन्यूअस पार्टिकल सिस्टम में इंटीग्रेशन यूज किया जाता है। एक बार सेंटर ऑफ मास को लोकेशन मिल जाता है, उसी लोकेशन को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग को इजीली वेलोसिटी भी मिल जाता है, ओके। अब मैं आपको इसी से कनेक्टेड मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो इसी से कनेक्टेड होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज वेल, ओके। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। सो डियर चिल्ड्रन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बेसिक, मान लीजिए यू हैव अ बॉडी लाइक दिस, ओके। नाम से ही मतलब सेंटर ऑफ मास से काफी कनेक्टेड ही है, काफी सिमिलर है, एनालॉगस है, समझ जाएंगे आप।
सो ये पूरे बॉडी पे कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होती है। अब आप तो जानते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो हर एक पार्टिकल्स में, अभी फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर इतने सारे पार्टिकल्स अवेलेबल है आपके सामने, ओके, तो हर एक पार्टिकल जो होती है एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करती है। फर्स्ट पार्टिकल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगी m1g, अगर इसका मास m1 है तो ये m1g फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, इसका मास m2 है तो ये फोर्स करेगी m2g। सिमिलरली इसका मास अगर mn है तो ये एक्सपीरियंस करेगी mng। तो इन सब का मतलब n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का n नंबर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस होती है। दैट मींस पूरा सिस्टम एक रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ एक्सपीरियंस करती है। एंड वो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स जहां पर भी मतलब सेम स्टोरीज, जैसे सेंटर ऑफ मास क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जो मास को बैलेंस कर सकती है। सिमिलरली सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट होता है जो ग्रेविटी को बैलेंस कर सकती है। मतलब उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जितना ग्रेविटी एक्सपीरियंस होता है, राइट हैंड साइड में भी उतना ही ग्रेविटी एक्सपीरियंस होता है। ऊपर जितना ग्रेविटी एक्सपीरियंस होता है, नीचे भी उतना ही ग्रेविटी एक्सपीरियंस होता है। आगे जितना ग्रेविटी एक्सपीरियंस होता है, पीछे भी उतना ही ग्रेविटी एक्सपीरियंस होता है। एवरीथिंग इज अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्टिव एक पॉइंट जरूर हम लोग अज्यूम करेंगे, जहां पर मतलब ये पूरे सिस्टम को एक पॉइंट से हम लोग रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, जहां पर हम अज्यूम करेंगे कि पूरा का पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स वहीं पर एक्ट हो रहा है। सो इसका gravitational force will be equal to m into g, where m will be sum of all masses multiplied by g. I hope I am clear. So इसका भी लोकेशन अगर आप निकालना चाहते हो, this is x, this is y, this is z, okay, same story it is. तो x coordinate of center of gravity is what? cg. x coordinate of center of gravity will be equal to, if you remember पिछली बार कैसा था, summation of from 1 to n, पिछली बार कैसा था, मास इनटू x कोऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट मासेस अपॉन समेशन ऑफ ऑल मासेस, ऐसा था। पिछली बार मास अकेला था, क्यों मास अकेला था? क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास था। इस बार सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो मास अकेला नहीं होगा, बल्कि मास इनटू g, हर एक पार्टिकल का g मल्टीप्लाइड बाय x अपॉन मास इनटू g, हर एक पार्टिकल का g। अगर हर एक पार्टिकल सेम g एक्सपीरियंस करती है तो g को आप कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हो। दैट मीन्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लोकेशन और सेंटर ऑफ मास का लोकेशन दोनों सेम हो जाएगा। लेकिन हर एक पार्टिकल पे अगर g सेम नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो सेंटर ऑफ मास अलग और सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको अलग जगह पे मिलेगा। अब बोलोगे सर ऐसे पॉसिबल है? हाँ चलो पॉसिबल है ना। सी इट्स लाइक इमेजिन कीजिए अभी अर्थ सरफेस पे हो, अर्थ सरफेस पे आपको जितना भी जी एक्सपीरियंस होता है, आप यहाँ से 100 किलोमीटर ऊपर जाके चेक करो, वहाँ पर आपको सेम जी नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा सा अलग जी मिलेगा। 1000 किलोमीटर ऊपर जाके देखो, वहाँ पर थोड़ा और अलग जी मिलेगा। सो जी बेसिकली कम होता है। अंडरग्राउंड जाओ, एक 100 किलोमीटर अंडरग्राउंड जाके देखो, वहाँ पर भी आपको जी अलग मिलेगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जी हर जगह सेम नहीं होता है। हाँ, हमारे सर्फेस के आजू बाजू में तो हर जगह हम सेम कंसिडर करते हैं, छोटे मोटे डिफरेंसेस है तो भी हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस में अगर डिफरेंस रहेंगे तो वहाँ पर जी जो है चेंज हो जाता है। सो एक्चुअल फॉर्मूला इज दिस इज द जनरल फॉर्मूला। इसमें जी अगर कॉमन है तो काट दीजिए, सो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों सेम हो जाएगा। ये होगा आपका x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दैट इज xcg। देन y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी वापस सेम स्टोरी, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n mi gi yi अपॉन वापस समेशन ऑफ mi gi। Similarly, z coordinate of center of gravity will have I is equal to 1 to n mi gi zi upon summation of I is equal to 1 to n mi gi। So ये होंगे coordinates of center of gravity। एंड यहाँ पर एक नोट लिख लेता हूँ, if g is constant, g is constant throughout the system, then center of mass and center of gravity cm and cg will coincide। I hope I am clear। तो आपके लेवल में अगर सवाल पूछा गया सेंटर ऑफ मास फाइंड करने या सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने के लिए, दोनों का आंसर आपको सेम ही मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, हायर लेवल में कंफ्यूज करवाने के लिए दोनों को दो अलग अलग लेवल में किया जा सकता है। सो प्लीज मेक अ नोट ऑन दिस। आई बिलीव आप लोगों ने लिख लिया है। सो माय डियर चिल्ड्रन,
इस वीडियो के लिए इतना ही काफी हो जाएगा। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग ने सब कुछ सीख लिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, क्या फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है, लोकेशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एवरीथिंग, एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एंड सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कब सेम हो सकते हैं और कब सेम नहीं हो सकते, ये चीजों के बारे में भी सीखेंगे। सो बच्चे लोग आज के लिए इतना ही काफी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर। दिस इज जितिन सर टीचिंग फॉर जीटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। बाय।